नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन कुमार प्रजापति, एमडी होम्योपैथी इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज आपको मैं बताने वाला हूँ थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। सो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, उसका इटियोलॉजी क्या है, उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट और साथ में हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म बीमारी जो आजकल बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है, किसी में हाइपर होता है, किसी में हाइपो होता है। तो आज हम देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। सो थायरोटॉक्सिकोसिस describes a set of clinical features arising from elevated circulating levels of thyroid hormone। यहाँ पे क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। एंड द मोस्ट कॉमन causes are Graves' disease, multinodular goiter, autonomously फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स से जो मोस्ट कॉमन कॉज है मल्टीनोडुलर गोइटर है, ऑटोनोमसली फंक्शनिंग डिसऑर्डर है। सो इस थायरोटॉक्सिकोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है ग्रेव डिजीज़ है, मल्टीनोडुलर गोइटर है, ऑटोनोमसली फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, hyperthyroidism. Thyroiditis is more common in a part of world where the prevalent viral infection occurs such as North America. अगर नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे थायरोइडाइटिस जो है मोर कॉमन कॉज है फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, और थायरोइडाइटिस वहाँ पे मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का कॉज क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉज क्या है, इसका इटियोलॉजी क्या है। आप कॉज बोलिए या इटियोलॉजी, दोनों एक ही चीज़ है। तो पहला कॉज देखेंगे ग्रेव डिजीज़। पहला कॉज है ग्रेव डिजीज़, दूसरा है मल्टीनोडुलर गोइटर, तीसरा सोलिटरी थायराइड एडिनोमा, नेक्स्ट थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस में दो चीज़ें आती हैं, सब एक्यूट थायरोइडाइटिस, पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस। सब एक्यूट थायरोइडाइटिस जिसको डीक्वेरियंस थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट कॉज है आयोडाइड इंड्यूस्ड। आयोडाइड इंड्यूस्ड में जैसे ड्रग थेरेपी हुआ, रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मीडिया हुआ, आयोडीन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम हुआ, ठीक है। ये सब कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस हैं। नेक्स्ट कॉज की अगर बात करेंगे एक्स्ट्रा थायराइडल सोर्स ऑफ और थायराइड हार्मोन। एक्स्ट्रा थायराइडल सोर्स ऑफ थायराइड हार्मोन की अगर बात करेंगे तो है फ्रैक्टीसियस थायरोटॉक्सिकोसिस। फ्रैक्टीसियस थायरोटॉक्सिकोसिस, स्टोमा ओवराई, इन सब की वजह से भी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। नेक्स्ट कॉज देखेंगे टीएसएच इंड्यूस्ड। टीएसएच इंड्यूस्ड में टीएसएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया और वहाँ से टीएसएच का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो टीएसएच एक्चुअली होता क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा आएगा तो ये थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है टीएसएच इंड्यूस्ड में कोरियो कार्सिनोमा एंड हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। एंड नेक्स्ट कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इज फोलिकुलर कार्सिनोमा। फोलिकुलर कार्सिनोमा जो थायराइड के फॉलिकल्स हैं वहाँ पे कैंसर हो जाए, वहाँ पे कार्सिनोमा हो जाए, उसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होगा तो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स बोल दीजिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलिए, इसमें आपका क्या आएगा, साइन एंड सिम्टम दोनों आएगा। सो देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे मोर कॉमन सिम्टम देखते हैं जो ज़्यादातर पेशेंट में देखने को मिलता है, जैसे वेट लॉस डिस्पाइट नॉर्मल और इंक्रीज एपेटाइट। पेशेंट की भूख नॉर्मल है या ज़्यादा है, ज़्यादा और नॉर्मल होने के बावजूद भी उसका वेट कम हो रहा है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा, स्वेटिंग मिलेगा, पैल्पिटेशन मिलेगा, ट्रेमर मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, फैटिगनेस मिलेगा, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, ट्रेमर, पामर इराइथेमा। पामर इराइथेमा में पाम रीजन पे, हथेली रीजन पे रेडनेस हो जाएगा, उसको पामर इराइथेमा बोलेंगे। नेक्स्ट सिम्टम साइनस टैकिकार्डिया मिलेगा, लिड ट्रैक्शन मिलेगा, आईलिड जो है, जो आँख की आईलिड है वहाँ पे रिट्रैक्शन मिलेगा,
ठीक है। अब देखते हैं लेस कॉमन सिम्टम जो इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा, डायरिया, स्टेटोरिया, एंजाइना, एंकल स्वेलिंग, एंजाइटी, साइकोसिस, मसल वीकनेस, पीरियोडिक पैरालिसिस, प्लूराइटिस, एलोपेसिया, एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोटेंसी, एक्सेसिव लैक्रिमेशन, ये सारी चीज़ें मिलेगी जो है, ये क्लिनिकल फीचर्स मिलेगा इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन हमारा रहेगा सेरम T3, सेरम T4 एंड सेरम TSH, ठीक है। तो व्हेन बायोकेमिकल थायरोटॉक्सिकोसिस हैव बीन कंफर्म, further investigation should be undertaken to determine the underlying cause, including measurement of TSH receptor antibodies, ठीक है। इसके बाद अगर आपका ये बायोकेमिकल रिएक्शन कंफर्म हो जाए, ठीक है, और मेनली जो है जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और TSH का लेवल जो है यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है, कम भी मिल सकता है और किसी किसी केस में नॉर्मल रेंज में भी TSH होता है, ठीक है। इसके बाद आप TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलता है। और नेक्स्ट आप ECG कराएंगे। ECG इसलिए कराएंगे क्योंकि थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो हार्ट का सिम्टम जो आ रहा था, जैसे साइनस टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सब को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ECG कराएंगे। ECG में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जो है साइनस टैकीकार्डिया को जो इंडिकेट करेगा और एट्रियल फिब्रिलेशन को जो इंडिकेट करेगा। कुछ नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज़ जो थायरोटॉक्सिकोसिस में कराते हैं, जैसे सेरम एंजाइम्स हुआ, ये सेरम एंजाइम्स रेस्ट मिलेगा, जैसे एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज ये बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, GGT, ठीक है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज बढ़ा हुआ मिलेगा, एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि लीवर और बोन से निकलता है, इसका भी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा सेरम में। किसी में बिलीरुबिन का लेवल रेस्ट मिलेगा, किसी में माइल्ड हाइपर कैल्सीमिया मिलेगा, ठीक है, और ग्लाइकोसियूरिया भी देखने को मिल सकता है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ मेलाइटस। एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ मेलाइटस, साथ में कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वहाँ पर ग्लाइकोसियूरिया आपको देखने को मिल सकता है। ग्लाइकोसियूरिया का मतलब है यूरिन में ब्लड का पाया जाना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है, जैसे बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है तो ये बॉडी को करता है, इट मेक इट हार्ड फॉर द बॉडी टू गेट कैल्शियम इनटू द बोन, ठीक है। ये क्या करेगा कि बोन से जो है कैल्शियम निकालने लगेगा, ठीक है, तो हड्डियाँ कमज़ोर होती जाएंगी, ठीक है, और ऐसी कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन मिलेगा आपको थायराइड आई डिजीज़, ठीक है, थायराइड आई डिजीज़ मिलेगा। और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, जिसको थायराइड स्टॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंटी थायराइड मेडिसिन यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, रेडियो आयोडीन थेरेपी यूज़ करते हैं, थायरोइडेक्टोमी यूज़ करते हैं, लोबेक्टोमी यूज़ करते हैं और सप्रेसिव हार्मोन थेरेपी यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ एंटी थायराइड मेडिसिन, तो एंटी थायराइड मेडिसिन क्या होता है ये देखते हैं। दिस मेडिकेशन स्लोली ईज सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म बाय प्रिवेंटिंग थायराइड ग्लैंड फ्रॉम मेकिंग टू मेनी हार्मोन्स। ये धीरे धीरे करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म को कम करता है, ये थायराइड ग्लैंड को प्रिवेंट करता है थायराइड हार्मोन सिक्रीशन जो कर रहा है एक्सेसिव में, उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है कि थायराइड हार्मोन कम निकले, ठीक है। और ये स्लोली एक्शन करता है, ठीक है। और जो कुछ कॉमनली जो एंटी थायराइड मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसमें है मेथिमाजोल और प्रोपाइल थाइयोरेसिल, ठीक है। मेथिमाजोल प्रोपाइल थाइयोरेसिल का टैबलेट यूज़ करते हैं, ठीक है, एज एंटी थायराइड मेडिसिन फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पर डायरेक्ट हार्मोन
लेवल पे, थायराइड हार्मोन लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये मेनली जो हार्ट के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, जो हाइपोथायराइडिज्म में हार्ट के सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेमर्स आ रहा है, रैपिड हार्ट रेट आ रहा है, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो आयोडीन थेरेपी में रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। थायरॉयडक्टॉमी, थायराइड ग्लैंड का ही पूरा रिमूवल कर देते हैं। और लोबेक्टॉमी में थायराइड ग्लैंड का जो लोब खराब हो चुका है, उस लोब को पर्टिकुलर लोब को ही निकालते हैं, उसको लोबेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है। कुछ डाइट टिप्स हैं हाइपरथायराइडिज्म के केसेस के, हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए कुछ डाइट टिप्स हैं। जैसे उनको सजेस्ट करना है कि ईट क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यूज़ करना है, क्योंकि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में हाई लेवल ऑफ गोइट्रोजेंस पाया जाता है। और गोइट्रोजेंस क्या होता है कि गोइट्रोजेंस आर द केमिकल्स दैट ब्लॉक द थायराइड फ्रॉम कन्वर्टिंग आयोडीन इनटू द थायराइड हार्मोन। गोइट्रोजेंस जो थायराइड को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आयोडीन थायराइड हार्मोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की अगर बात करेंगे तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आता है कॉलीफ्लावर, आता है स्प्राउट्स, कैबेज, रेड रेडिस, टर्निप्स एंड ब्रोकली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में। और हाई कैल्शियम और सोडियम रिच डाइट भी बोलना है। ईट अ कंप्लीट डाइट दैट इंक्लूड्स कैल्शियम एंड सोडियम इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन प्रिवेंटिंग हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। ये हाइपरथायराइडिज्म में प्रिवेंट करता है, इसलिए हाई कैल्शियम एंड सोडियम रिच डाइट पेशेंट को एडवाइस करना है, ठीक है। एंड विटामिन डी, हाइपरथायराइडिज्म कैन लीड टू द ऑस्टियोपोरोसिस विच कैन कॉजेस योर बोन टू बिकम वीक एंड थिन, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, जिससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, थिन हो रही है, इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट होता है आपको हड्डियों की स्ट्रेंथनिंग के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपरथायराइडिज्म। मेनली जो है होम्योपैथी में मेडिसिन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। तो उसके बेस पे मेडिसिन निकालेंगे। ऐसा होलिस्टिक अप्रोच पे जो भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे पेशेंट को रेमेडी आएगी, वो रेमेडी हम दे सकते हैं, पेशेंट उससे क्योर होगा, ठीक होता है। लेकिन कुछ कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन जो कि हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में यूज़ करते हैं, उसमें आता है कैलकेरिया कार्प, थूजा, थायरोडिनम, आर्सेनिकम, आयोडेटम, फ्यूकस वेसिकुलोसस, आयोडम, लाइकोपस वर्जिनिकस, स्पॉन्जिया, बेलाडोना, कैक्टस, नाइट्रोम्यूर, लैकेसिस, फॉस्फोरस, ठीक है। ये सब मेडिसिन यूज़ होता है। अगर हम थोड़ी मेडिसिन की डिटेलिंग करेंगे तो जैसे कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया कार्प का जो पेशेंट होता है फैटी फ्लैवी फेयर पर्सन होता है, और वहाँ पे इंक्रीज इन टॉलरेंस टू कोल्ड मिलेगा, ठीक है। पर्सन को कैलकेरिया कार्प के पेशेंट को ठंड सहन नहीं होती है, ठंड उसको बहुत ज़्यादा लगता है, साथ में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगा, स्पेशली इन द हेड रीजन, ठीक है। हेड रीजन में ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगा। अवर्जन टू फैटी फूड्स होता है एंड पेक्यूलियर फूड हैबिट्स इंक्लूडिंग अ क्रेविंग फॉर द एग, चॉक, पेंसिल एंड लाइम। कैलकेरिया कार्प के पेशेंट को क्रेविंग होती है अंडा खाने की, चॉक्स खाने की, पेंसिल, ठीक है। ये सब उसको हैबिट होती है, क्रेविंग होती है उसको खाने की, ठीक है। और कैलकेरिया कार्प के पेशेंट में अगर देखेंगे तो वहाँ पे इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो प्रोलॉन्ग्ड एंड इज़ एसोसिएटेड विद फीट टर्निंग कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन मिलेगा, ठीक है, जो कि फीट टर्निंग कोल्ड से एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोम्यूर की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोम्यूर इज़ अ नेचुरल मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटिंग hyperthyroidism mainly for a patient who are irritated very easily and get upset over little things. And next, person remains depressed with weeping when alone and it always get aggravated when someone tries to console. नाइट्रोम्यूर का पेशेंट जो है डिप्रेस होता है, अकेले में रोता है, और जब भी उसे कोई कंसोल करेगा तो एग्रवेट हो जाता है, ठीक है। द पर्सन एक्वायरिंग दिस मेडिसिन फील वेरी हॉट एंड कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन। जिन भी पर्सन को नाइट्रोम्यूर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, नाइट्रोम्यूर मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो पेशेंट जो है को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और सन ऑफ हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। दे सफ़र फ्रॉम द सीवियर हेडेक व्हेन एक्सपोज टू द सन एंड अनयूजुअल क्रेविंग फॉर द सॉल्ट इन एक्सेस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पर्सन हु इज़
recommended this medicine. And another important symptom guiding towards using remedy Natromur is when a hyperthyroid patient keeps losing a weight despite having a regular and proper meal. अगर हाइपरथायराइड का पेशेंट अच्छा मील लेने के बाद भी उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप नाइट्रोम्यूर दे सकते हैं. नाइट्रोम्यूर इज़ अ गुड रेमेडी इन दैट केस. ओके, नाउ नेक्स्ट मेडिसिन अगर लैकेसिस म्यूटस देखेंगे तो लैकेसिस म्यूटस का पेशेंट जो है, ठीक है, लैकेसिस म्यूटस का पेशेंट बिल्कुल उसको टाइटनेस बिल्कुल इनटॉलरेबल होता है, टाइटनेस बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखते हैं लैकेसिस म्यूटस इज ऑफ great help for patient of hyperthyroidism who suffer from the sensation of the body feeling extremely hot. हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा उसको हॉटनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लैकेसिस म्यूटस दे सकते हो. और ऐसे पेशेंट कैन नॉट वियर द सच पेशेंट कैन नॉट वियर द टाइट क्लोथ एंड ऑलवेज कीप देयर कॉलर अराउंड द नेक एंड द बेल्ट अराउंड द वेस्ट लूज. ऐसे पेशेंट हमेशा अपने कॉलर कपड़े अपने शर्ट के कॉलर को ढीला रखते हैं. उनको टाइटनेस बिल्कुल पसंद नहीं है कि नेक के अराउंड या वेस्ट के अराउंड, इसलिए बेल्ट भी लूज़ रखते हैं और नेक के अराउंड कॉलर भी लूज़ रखते हैं. एंड दिस पेशेंट एंड दिस पर्सन डज नॉट विश टू मिक्स अप एंड वांट्स टू गो समवेयर अलोन. लैकेसिस का पेशेंट कभी भी दुनिया से मिलना नहीं चाहता है, मिक्सअप नहीं होना चाहता है. वो हमेशा जो है कहीं अकेला जाना पसंद करेगा, कहीं अकेला रहना पसंद करेगा, ठीक है. और साथ ही आपको मिलेगा एक्सेसिव टॉकेटिवनेस इज लीडिंग मेन सिम्टम फॉर द यूज़ ऑफ लैकेसिस म्यूटस. बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहता है लैकेसिस का पेशेंट एंड इट इज़ ऑल्सो द रेमेडी फॉर द वुमेन ऑफ मेनोपॉज एज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है. एंड द वुमेन कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव हॉट फ्लैशेस एंड पल्पिटेशन, ठीक है. ऐसी उम्र में, ऐसे मेनोपॉजल उम्र में जहाँ हॉट फ्लैशेस हो रहा है, जहाँ पल्पिटेशन हो रहा है, ठीक है, और मेनोपॉजल एज में अगर हाइपरथायरॉइडिज्म हो रहा है, वहाँ पे इट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट केस. ओके, सो मेंस्ट्रुअल फ्लो और नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे यहाँ पे, तो इसका है मेंस्ट्रुअल फ्लो इज़ वेरी लेस एंड ड्यूरेशन इज ऑल्सो शॉर्ट. और लैकेसिस म्यूटस के पेशेंट में जो होगा वुमेंस में मेंस्ट्रुअल फ्लो लेस होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कम होगा, वेरी लेस होगा और उसका ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है, ठीक है. और नेक्स्ट फॉस्फोरस की अगर बात करेंगे तो फॉस्फोरस इज अनदर टॉप मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म एंड this medicine is of great help for the tall and thin patient who are very sensitive to external impression like touch or light, ठीक है. फॉस्फोरस वन ऑफ द टॉप मेडिसिन है हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए और इसका पेशेंट टॉल थिन रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है एक्सटर्नल इंप्रेशन को लेके, जैसे टच हुआ, ऑडर हुआ, लाइट हुआ, इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, ठीक है. एंड दिस मेडिसिन कैन बी यूज फॉर ट्रीटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया इन ए पेशेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म. अगर हाइपरथायरॉइडिज्म कोई पेशेंट है और लंबे समय से उसको डायरिया चल रहा है तो वहाँ पर हम फॉस्फोरस यूज़ कर सकते हैं. एंड द पेशेंट कंप्लेन ऑफ वेरी प्रोफ्यूज ऑफेंसिव स्टूल विद वीकनेस ऑफ एक्सट्रीम डिग्री, ठीक है. पेशेंट को बहुत प्रोफ्यूज और ऑफेंसिव स्टूल हो रहा है, साथ में बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस फील हो रहा है, वहाँ पर फॉस्फोरस यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और फॉस्फोरस में देखते हैं अपेटाइट ऑफ सच पर्सन इंक्रीजेस एंड दे फील हंग्री इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग. फॉस्फोरस का पेशेंट जो है उसका अपेटाइट अच्छा होता है, उसका अपेटाइट इवन वो खाने के बाद तुरंत खाना खा के आया और उसको फिर भी भूख लगी रहती है, पर्सन फील्स हंग्री. सो इन दैट केस यू कैन यूज़ फॉस्फोरस. एंड द फॉस्फोरस का अनदर लीडिंग सिम्टम देखेंगे तो अनदर स्पेयर व्हेन दिस मेडिसिन प्रूव्स टू बी यूजफुल इन पेशेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म इज इन कंट्रोलिंग एक्सेसिव हेयर फॉल व्हेन पेशेंट कंप्लेन ऑफ फॉलिंग ऑफ हेयर इन बंचेस. अगर हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट में एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है और भी हेयर फॉल जो हो रहा है वो बंचेस के फॉर्म में हो रहा है, बंचेस में हो रहा है, गुच्छों में हो रहा है हेयर फॉल, तो आप वहाँ पे फॉस्फोरस दे सकते हो, ठीक है. थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड so please like this video and subscribe the channel so that you may get more videos related to the disease and clinical results of homeopathy. Okay, thank you so much.